नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री यानी ज्यामिति। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले यानी रेडियस वाले दो वृत्तों के टू सर्कल्स के केंद्रों के बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स इज 13 सेंटीमीटर है। यदि पी और क्यू वृत्तों पर सर्कल पर एक सीधी उभय निष्पक्ष रेखा मतलब स्ट्रेट कॉमन टेंजेंट के स्पर्श बिंदु है यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो उभय निष्पक्ष यानी कि कॉमन टेंजेंट PQ की लंबाई की लेंथ कितनी होगी? हाउ मैनी? 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें देखो दो सर्कल खींचना है, एक छोटा सर्कल एंड एक बड़ा सर्कल, एक स्मॉल सर्कल एंड एक बिग सर्कल। तो दोनों सर्कल ऐसा आएगा, दोनों सर्कल ऐसा आएगा, दोनों वृत्त ऐसा आएगा, दोनों वृत्त ऐसा आएगा, दोनों वृत्त ऐसा आएगा। देखो इसका सेंटर यानी केंद्र देखो, मान लो यहाँ पर बीचों बीच यहाँ पर है, हियर आगे इस दूसरे वृत्त का सेंटर यानी केंद्र मान लो बीचों बीच में यहाँ कहीं पर है, यहाँ कहीं पर है, हियर है, हियर है, हियर है, हियर है। अब यहाँ पर आपको प्रश्न ये आता होगा कि देखो ये दोनों वृत्त को यहाँ पर स्पर्श क्यों कराया गया, टच क्यों कराया गया? प्रश्न ये आता है कि दोनों वृत्त को हमने टच क्यों कराया, स्पर्श क्यों कर? देखो इसका रीजन यानी कारण ये है कि ये डेटा क्वेश्चन का डेटा देखो यहाँ पर साफ साफ दिया है कि ये दोनों केंद्रों है, तो ये दोनों के बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस, दूरी यानी कि डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर। ये दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। ये दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस यानी दूरी 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। और अल्सो दिया है यहाँ पर ये जो पहला वृत्त है यानी छोटा वृत्त है, इसका रेडियस यानी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। आगे दूसरा दिया है जो सेकंड सर्कल है ये बड़ा सर्कल है, तो इसका रेडियस यानी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो यहाँ पर यह हमें 13 कैसे मिल रहा है, दोनों केंद्रों के बीच का दूरी कैसे मिल रहा है, हाउ टू गेट दिस? देखो यहाँ ये 13 में 9 और 4 को जोड़ने पर मिल रहा है, ये 9 और 4 को ऐड करने पर मिल, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा होगा, ये दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहा, तभी ये 13 होगा। यदि देखो यहाँ पर ये दोनों सर्कल के बीच गैप होगा, मतलब छुएगा नहीं, तो ये दूरी ज्यादा हो जाएगा, ये इक्वल 13 नहीं होगा। ये बात आप समझ सकते। फिर से यदि ये दोनों सर्कल दूर दूर होते मतलब टच नहीं करते, तो सीधी सी बात है कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 13 से ज्यादा होती, ये 13 नहीं होती। मतलब ये 13 कभी आएगा, ये दोनों वृत्त एक दूसरे को छुएगा, टच करेगा तब। मतलब यहाँ पर रियल में एक्चुअल में ऐसा दिया है कि ऐसा गिवन है कि ये दोनों वृत्त
बाहर में यानी आउटर में, बाहर में, आउटर एक्सटर्नल में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे, छू रहे, ऐसा है। अब हमें खींचना है यहाँ पर, देखो उभय निष्पर्श रेखा, उभय निष्पर्श रेखा, कॉमन टेंजेंट। देखो ये कॉमन टेंजेंट यानी उभय निष्पर्श रेखा हमें नॉर्मल ही लेना है, सामान्य ही लेना है, नॉर्मल ही लेना है, सामान्य ही लेना है। मतलब ये जो उभय निष्पर्श रेखा है, कॉमन टेंजेंट है, वो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। देखो ये क्या हो गया, ये हमारा उभय निष्पर्श रेखा हो गया जो नॉर्मल है, सामान्य। मतलब देखो यहाँ पर हम दूसरी कॉमन टेंजेंट भी खींच सकते, दूसरा उभय निष्पर्श रेखा भी खींच सकते। कैसे देखो यहाँ से हम यदि सीधा खींचेंगे, इसमें से यदि ऐसा हमने खींचा स्ट्रेट, ऐसा देखो ये वर्टिकल हमने खींचा, ऊर्ध्वाधर खींचा, तो ये भी एक स्पर्श रेखा बन जाएगा, ऐसा सीधा एक स्पर्श रेखा बन जाएगा। अल्सो ये भी बनेगा, पर यहाँ पर चर्चा इसकी नहीं की है, बट ट्रांसवर्स की चर्चा नहीं की, तिर्यक की चर्चा यहाँ नहीं की, यहाँ सीधी स्ट्रेट नॉर्मल टेंजेंट की है। तो ये हमारा नॉर्मल उभय निष्पर्श रेखा हो गया। अब देखो इसको स्पर्श रेखा क्यों बोलते, देखो ये जो लाइन है ये दोनों वृत्त को एक एक बिंदु पर ही ऑनली टच कर रहे हैं, ऑनली छू रहे, इसलिए इस लाइन को स्पर्श रेखा बोलते। और ये लाइन दोनों सर्कल को छू रही है, दोनों के लिए लाइन एक ही, इसलिए उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया। और यहाँ पर इस बिंदु का नाम, इन टचिंग पॉइंट का नाम यहाँ पर P दिया है और इसका Q दिया है। मतलब ये जो टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है, इसका लेंथ यानी कि लंबाई, लेंथ यानी कि लंबाई, ये PQ हो गया, QP हो गया। मतलब P से लेकर Q तक की दूरी यानी Q से लेकर P तक की दूरी को ये टेंजेंट का लंबाई बोलते हैं, कॉल्ड टेंजेंट्स लेंथ, कॉल्ड टेंजेंट्स लेंथ। मतलब जो आगे बढ़ रहा है इसका कोई यूज नहीं, ये ऐसे ही खींचा जाता है, जहाँ पर टच करता है तो उतना ही नापना होता है, उतना ही मेजरमेंट करना होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक ही आते। तो हमें ये PQ निकालना है, कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट। देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर फॉर्मूला याद करके रखना है, आपको सूत्र याद करके रखना है। यहाँ पर फॉर्मूला है, सूत्र देखो ऐसा आता है, ये PQ बराबर 2 टाइम्स अंडर R1 इंटू R2 होता है। PQ बराबर 2 टाइम्स अंडर R1 इंटू R2 होता है। मतलब ये जो नॉर्मल को देखो, पहली बात क्या होनी चाहिए, देखो पहली बात ये होनी चाहिए कि ये दोनों वृत्त चाहे समान हो चाहे असमान हो, त्रिज्या इक्वल हो चाहे त्रिज्या इक्वल न हो, त्रिज्या इक्वल हो तभी चलेगा, न हो तभी चलेगा। पर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को बाहर में टच करना चाहिए, छूना चाहिए, बाहर में एक दूसरे को छूना चाहिए, टच करना चाहिए। ध्यान, ये जो स्पर्श रेखा होता है नॉर्मल, इसका लेंथ यानी कि लंबाई 2 टाइम्स अंडर R1 इंटू R2 ही होता है। तो यहाँ पर सिर्फ अब वैल्यू पुटिंग करनी है, वैल्यू है रखनी हम 2 का 2, वर्गमूल का वर्गमूल। R1 मतलब पहले वृत्त का त्रिज्या, R2 मतलब दूसरे वृत्त का त्रिज्या। R1 पहले वृत्त का त्रिज्या 4 है, दूसरे का 9 है, दोनों का गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 9 चौके 36 होगा और आगे 2 का 2, बीच में गुणा छुपा है। 36 का वर्गमूल 6 होता है, क्योंकि 6 का वर्ग 36 होता है, इसलिए उल्टा रिवर्स 36 का वर्गमूल 6 होता है। आगे 6 दूनी 12 होगा,
12 होगा, 12 होगा, 12 और यहाँ पर यूनिट यानी इकाई, सीधी सी बात है, ये सेंटीमीटर दिया है, गिवन सेंटीमीटर है, मतलब PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी ये जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, कॉमन टेंजेंट, इसका लेंथ यानी लंबाई, देखो से लो, देखो से लो, देखो से लो, ये 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, यानी विकल्प दीजिए हमारा सही विकल्प है। ध्यान में बजा। नेक्स्ट देखिए, ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी 70 अंश और एंगल सी बराबर 30 अंश, एडी और ए क्रमशः रिस्पेक्टिवली टू साइड बीसी पर लंब यानी परपेंडिकुलर और एंगल ए की समद्विभाजक, मतलब बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल डीए की क्या होगा, व्हाट विल बी 24, 10, 15, 20। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर मेन चीज डायग्राम ही है, आकृति ही है, चित्र ही है, तो हम चित्र बनाते हैं, पिक्चर बनाते। देखो सर यहाँ पर हमें ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ करना, ये हो गया हमारा ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज ABC, ये हो गया ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी। अब इसमें जो जो दिया है वो इसमें देख देख के ड्रॉ करना है, खींचना। तो पहली बात यहाँ पर एंगल भी 70 का है, देखो ये एंगल भी 70 का दिया। आगे दूसरी बात, एंगल सी 30 का है, ये एंगल सी 30 का दिया है। आगे 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 एडी, देखो एडी क्या है, एडी भुजा बीसी पर लंब है, परपेंडिकुलर, देखो एडी 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 भुजा बीसी पर, साइड बीसी पर लंब है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो लाइन है एडी, ये बीसी के ऊपर 90 का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, मेक करेगा, ऐसा यहाँ पर दिया, मतलब लंब यानी कि 90 का एंगल। अब देखो यहाँ पर मेन बात ये, देखो यहाँ पर मेन बात ये है कि, यहाँ पर मेन बात ये है कि, मेन बात ये, देखो ये जो 90 का एंगल बनता है, 90 का एंगल बनता है, वो बड़े एंगल के नजदीक में होता है। किसी यहाँ पर मेन आइटम ये है कि जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, वो जो बड़ा एंगल होता है उसके नजदीक में होता है, पास में। यहाँ पर देखो 70 और 30 है, 70 और 30 है, तो बड़ा कौन है, 70 है, तो 70 के नजदीक में ये 90 का एंगल बने। यदि आपने ये 90 का एंगल इसके नजदीक में ले लिया तो गलत आएगा, रॉन्ग आएगा, मतलब जो समद्विभाजक आएगा वो इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। आपने यदि उलट सुलट कर दिया, यदि समद्विभाजक आपने इधर लिया और 90 को उधर ले लिया तो गलत आएगा। देखो ये हम आगे में फिर से बताए। फिर हम देखो यहाँ पर आपको याद करके रखना है कि ये 90 का एंगल बनता है, वो बड़े एंगल के नजदीक में होता है, मतलब छोटे वाले से दूर में बनता है। आगे बोला है कि, आगे बोला है ए भुजा बीसी पर, इसी भुजा पर समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पर दिया है कि ये क्या है, एंगल ए का, देखो इसमें भुजा, इसमें देखो इसमें भुजा की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर भुजा बीसी
लेना, भुजा बीसी कहना जरूर नहीं, क्योंकि हम देखो यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे ए का, तो सीधी सी बात है बीसी पर ही आएगा। देखो यहाँ पर हमने यदि ये एंगल ए का कोण अर्धक खींचा, एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो सीधी सी बात है कि सामने बीसी पर ही आएगा, इसलिए यहाँ पर बीसी पर आएगा ऐसा बोलना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। इन शॉर्ट यहाँ पर हमें ये जो एंगल ए है इसका हमें बाइसेक्टर खींचना है। मतलब ये ए क्या करेगा, ए क्या करेगा, देखो ये एंगल ए को दो टुकड़ों में बांटेगा, दो पीस में कट करेगा। मतलब जितना एंगल बी ए ई होगा उतना ही एंगल ई ए सी होगा। किसे जो ए क्या है, ये ए का अर्धक है, मतलब ये अर्धक क्या करेगा, ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब दो टुकड़ों में बांटेगा। मतलब देखो यहाँ पर ये एंगल बी ए ई, यानी कि ये एंगल एंड दूसरा ई ए सी, यानी कि ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होगा, ये दोनों एंगल बराबर होगा, इक्वल होगा, ऐसा यहाँ पर दिया। अब यहाँ पर मेन बात देखो, हमने पहले बोला है कि जो समद्विभाजक आएगा, देखो ये जो समद्विभाजक आएगा, समद्विभाजक का लाइन आएगा वो इधर आएगा। मतलब जो 90 डिग्री वाली लाइन है, यानी कि लंब है, वो 70 के नजदीक में, मतलब बड़े एंगल के नजदीक में आएगा। मतलब ये अर्धक वाला लाइन इसके इधर आएगा। यदि आपने उलट सुलट कर दिया, मतलब इसको आपने इधर ले लिया और 90 को इधर डाल दिया, तो गलत ही आएगा, गलत ही आएगा। आप खुद ट्राई करके देख लेना, सही आएगा या गलत आएगा, सही आ रहा है या फिर गलत आ रहा है। तो इतना कहना, मतलब इतना यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्व का है, बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ऐसा हमने देख लिया। अब आगे यहाँ पर देखो, अब हम ये देखो हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें निकालना क्या, हमें ये एंगल डी ए निकालना है, डी ए, चाहे आपको ई ए डी निकाले, मतलब ये इतना एंगल निकालना है, जो बीच में छोटा एंगल बन रहा है उसको निकालना है, जो बीच में छोटा इतना सा कोण बन रहा है इसको निकालना है, इसको आउट करना है। कैसे निकले, देखो यहाँ पर देखो ये बड़े त्रिभुज में यानी एबीसी में ये एंगल हमें पता है, ये एंगल हमें पता है, सीधी सी बात है, ये ए एंगल है, पूरा एंगल निकल जाएगा। तो देखो हमें पता है कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, यहाँ पर 70 और 30 कितना होगा, 100 होगा, 100 होगा 100 होगा, तो 100 को हम 180 में से घटाएंगे तो ये कितने का होगा, ये पूरा ए एंगल 80 का होगा। देन यहाँ पर ये दोनों कोण बराबर है, तो ये भी 40 का होगा, ये भी 40 का होगा। एंगल बी आगे बी ए ई 40 का होगा एंड एंगल ई ए सी, ये एंगल एंड ये एंगल 40-40 का बनेगा, 40-40 का बनेगा, 40-40 का बनेगा। तो अब हमें पता चल गया कि देखो ये इतना एंगल 40 का है, 40 का है, मतलब एंगल बी ए ई 40 का है। यदि इसमें से हमने ये इतना एंगल घटा दिया, मतलब एंगल बी ए डी ये इतना एंगल माइनस कर दिया, तो सीधी सी बात है कि हमें ये बीच वाला एंगल निकल जाएगा, नहीं एंगल डी ए निकल जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा, मतलब एंगल बी ए डी निकालना पड़ेगा। कैसे निकले, यहाँ पर इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये समकोण त्रिभुज है, ये इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 का है, ये 70 का है, ये कितने का होगा, देखो यहाँ पर 90 और 70
90 और 70 160 होगा, तो ये कितना बचेगा? 180 होता है, तो ये 20 का होगा, 20 का होगा। ट्रायंगल ए बी डी में ये एंगल बी ए डी ये 20 का होगा, 20 का होगा। अब ये पूरा एंगल 40 का है, मतलब एंगल बी ए बी ये पूरा 40 का है। इसमें से 20 को माइनस करो, 20 को घटाओ, 20 को माइनस करो, 20 को सब्ट्रैक्ट करें यहाँ पर, ये एंगल भी हमें 20 का मिल जाएगा, 20 का मिल जाएगा। ये एंगल भी हमें 20 का मिल जाएगा, 20 का मिल जाएगा। मतलब रिक्वायर्ड एंगल डी ए 20 होगा, 20 होगा, 20 होगा, 20 होगा, 20 अंश होगा, 20 डिग्री होगा। यानी विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। अब इसका शॉर्टकट भी होता है, देखो शॉर्टकट में क्या करना, देखो शॉर्टकट में ये दोनों एंगल का डिफरेंस लेना होता है और आधा कर देना होता है, हाफ कर देना होता है। यहाँ पर 70 और 30 का डिफरेंस 40 होगा, 40 होगा। तो बड़े एंगल में से छोटे एंगल को आप माइनस करो, तो हमने 70 में से 30 को घटाया, हमें मिला 40। अब इसका आधा कर देना होता है, तो इसका आधा यानी 20 ही होता है, 20 ही होता है। इस तरह से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। अगला देखिए, यदि ट्रायंगल एबीसी की दो माध्यिकाएं टू मीडियंस बीई और सीएफ एक दूसरे में ईच अदर को जी बिंदु पर कट करती है, और यदि बीजी बराबर सीजी, एंगल बीजी से 7, बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज एबीसी ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल यानी एरिया ज्ञात कीजिए, फाइंड कीजिए। 48 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो मेन बात जो क्षेत्रफल होता है यानी एरिया होता है, उसको यूनिट स्क्वायर में इंडिकेट करते हैं, यूनिट स्क्वायर में इंडिकेट करते। देखो यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यदि आपने ओनली सेंटीमीटर ही लिखा, स्क्वायर नहीं लिखा, तो गलत होता है, रंग होता है। तो आगे 25 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लास्ट में 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ऑप्शंस गिवन है। सबने यहाँ पर मेन बात डायग्राम ड्रॉ करना है, तो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो पहली बात यहाँ पर हमें त्रिभुज एबीसी लेना है, ट्रायंगल एबीसी लेना है, त्रिभुज ट्रायंगल एबीसी लेना है। आगे इसमें दो माध्यिकाएं यानी टू मीडियंस बीई एंड सीएफ है, बीई एंड सी। देखो बीई ये हमारा पहला माध्यिका हो गया, बीई हमारा पहला माध्यिका हो गया। अब आपको माध्यिका पता नहीं है, तो आपको पार्ट वाइज वीडियो देखना पड़ेगा। क्यों देखो हमने आगे में इसका बहुत डिटेल में समझा जाए, इसलिए अब यहाँ पर हम डिटेल में नहीं समझा देंगे। देखो यहाँ पर बी क्या है, ये बीई माध्यिका है मीडियन, किसके ऊपर है, एसी के
ऊपर। अब आगे दूसरी माध्यिका CF है, CF ये हो गया हमारा CF माध्यिका हुई कौन इस AB के, ये CF है ये माध्यिका है AB पर, ये BF पर ये। अब आगे इसमें दिया है कि ये दोनों एक दूसरे को देखो थोड़ा यहाँ पर चलेगा, ये रफ डायग्राम है इसलिए चलता है, ये रफ डायग्राम है इसलिए चलता, ये रफ डायग्राम है इसलिए चलता। ये देखो थोड़ा हम इसको सीधा कर सकते, देखो इसको हम थोड़ा सीधा कर देते, थोड़ा इसको हमने सीधा कर दिया, इसको हमने थोड़ा सीधा कर दिया, देखो थोड़ा ऐसा आएगा, ये F होगा, थोड़ा हमने इसको सीधा कर दिया। अब ये दोनों माध्यिकाओं का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, प्रतिच्छेद बिंदु, इसका नाम यानी कि नाम यहाँ पर G दिया है, कैपिटल G दिया है, G दिया है, मतलब ये G क्या हो गया, G यहाँ पर गुरुत्व केंद्र हो गया, ग्रेविटी सेंटर हो गया, केंद्रक हो गया, सेंट्रॉइड हो गया, केंद्रक हो गया, सेंट्रक हो गया, मतलब माध्यिकाओं का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको केंद्रक यानी सेंट्रॉइड बोलते हैं। यहाँ पर हमने थर्ड माध्यिका नहीं खींची, देखो थर्ड माध्यिका हम बाद में खींचेंगे, आफ्टर में ड्रॉ करें, फिलहाल इतने को ही समझते हैं। देखो मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये मिनिमम 2 माध्यिका खींचने पर ही मिल ही जाता है, लेकिन थर्ड माध्यिका आएगा वो निश्चित इसमें से ही गुजरेगा, इसमें से ही पास हो जाए पास ही इसमें से ही पास हो जाए, इसलिए थर्ड को ड्रॉ करना जरूरी नहीं होता, जब इस्तेमाल होता है तभी हम ड्रॉ करते हैं। तो आगे देखो यहाँ पर अगला दिया है कि BG बराबर CJ है, BG बराबर CA दोनों साइड बराबर है, आगे BGC यानी CGB ये एंगल ये कोण 60 का बन रहा है, ऐसा दिया है गिवन है। आगे BC 8 सेंटीमीटर, देखो ये BC इस साइड का लेंथ 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तो आगे क्या कहे, आगे देखो हमें ट्रायंगल ABC यानी पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया निकाले, मतलब ये पूरा स्पेस, ये त्रिभुज का पूरा स्पेस कितना है, स्पेस का मेजर क्या है, मेजरमेंट क्या है, माप क्या है, वो हमें आउट करना है, निकालना है। देखो पहली बात यहाँ पर हियर इस ट्रायंगल में BGC में ये 2 साइड बराबर है, इसलिए सामने वाले 2 कोण भी बराबर का, मतलब इस भुजा के सामने वाला कोण ये, इस भुजा के सामने वाला कोण ये, मतलब ये एंगल बराबर का होगा। एंगल GBC एंड GCB ये दोनों कोण बराबर होगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 और यहाँ पर ये 60 का है, तो 180 में से 60 को हमने घटाया तो हमें 120 मिलेगा, 120 मिलेगा, और इसका हम आधा करेंगे तो हमें 60 मिलेगा, मतलब ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, ये दोनों एंगल 60 का होगा। एंगल GBC एंड GCB ये दोनों 60 का होगा, मतलब तीनों के तीनों कोण 60 के हैं, तीनों के तीनों एंगल 60 है। ये त्रिभुज कौन सा हो गया, ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, मतलब 3 एंगल बराबर है तो 3 भुजा भी बराबर, रिवर्स इन 3 साइड बराबर है तो 3 कोण भी बराबर है। यहाँ पर उल्टा है, 3 एंगल बराबर है 3 भुजा भी बराबर है, मतलब साइड BG साइड GC बराबर साइड BC होगा, साइड BG बराबर साइड GC बराबर साइड BC होगा।
ये तीनों साइड इक्वल होगा, मतलब ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8 होगा। इन शॉर्ट ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का हम निकालेंगे एरिया, एरिया क्षेत्रफल, एरिया क्षेत्रफल कैसे निकले? देखो यहाँ पर जो समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, उसका एरिया क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है, सूत्र, फॉर्मूला है सूत्र √3/4 स्क्वायर होता है, √3/4 स्क्वायर होता है। जहां पर ये जो ए है तो ए बराबर, ए का मतलब भुजा होता है, साइड होता है, भुजा का लेंथ होता है, साइड का लेंथ, यानी यहाँ पर ये √3/4 गुणा ए मतलब भुजा कितनी है, 8 की है तो 8 का वर्ग 64 होता है, 64 होता है। अभी देखो यहाँ पर ये 64 में 4 से 16 बार में भाग लगेगा, 16 चौके 64 होता है, तो यहाँ पर हमें 16√3 मिलेगा, 16√3 मिलेगा। और पीछे क्या लगेगा वो हमने यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्षेत्रफल है इसलिए, एरिया है इसलिए, मतलब ये ट्रायंगल का क्षेत्रफल यानी एरिया 16 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर का वर्ग होगा। अब हमें तो निकालना है पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये पूरा एबीसी का एरिया निकालना है, कैसे निकलेगा, हाउ टू अब देखो यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर हमें तीसरी माध्यिका भी खींचनी पड़ेगी, थर्ड मीडियन भी खींचना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे, देखो ये जो जी होता है, जी होता है, जी होता है मतलब केंद्रक होता है, यानी सेंट्रॉइड होता है, केंद्रक होता है यानी सेंट्रॉइड होता है, वो त्रिभुज को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 6 समान भागों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा और छठा। देखो फिर से गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब ये सभी पार्टों का एरिया समान है, क्षेत्रफल समान है। तो यहाँ पर क्या निकला है, यहाँ पर ये त्रिभुज का हमने एरिया निकाला, मतलब हमने 2 पार्ट का एरिया निकाला, 2 पार्ट का एरिया निकाला, तो 2 पार्ट का एरिया 16 वर्गमूल 3 आ रहा है। तो आगे सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली यहाँ पर हियर ये 2 पार्ट का एरिया, ये 2 पार्ट मतलब यहाँ पर ये एक अल्सो, देखो 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 हम एक एक के हिसाब से चलेंगे तो 6 टुकड़ा होगा। अब इस तरह से हम 2-2 के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पर 3 टुकड़ा इक्वल होगा, 3 इक्वल टुकड़ा होगा। ये देखो पहला ये हो गया, दूसरा ये होगा, दूसरा ये होगा, सेकंड ये होगा। ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी ए और क्या क्या होगा, देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल बी जिसे देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर देखो ये आएगा, देखो ये देखो ट्रायंगल ये आएगा, मतलब ट्रायंगल यहाँ पर बी जी ए आएगा, ये त्रिभुज आएगा बी जी ए, ये त्रिभुज आएगा, ये 2 टुकड़ा आएगा, और इधर ये 2 टुकड़ा आएगा, मतलब इधर ए जी सी आएगा, ए जी सी आएगा, ए जी सी फिर से एक बार। यदि हम एक के हिसाब से चलते हैं तो 6 टुकड़ा बनेगा, पर यहाँ पर हमने 2 का निकाला इसलिए हम 2 के हिसाब से चले, तो यहाँ पर 2 के हिसाब से 3 टुकड़ा मिलेगा। देखो पहला ये हो गया, दूसरा ये त्रिभुज ए जी बी यानी कि 2 टुकड़ा ये त्रिभुज हो गया, और थर्ड ट्रायंगल ए जी सी यानी ये 2 टुकड़ा हो गया। यानी कि यदि हमें पूरे
का एरिया निकालना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा। देन 16 तिया 48 होगा, वर्गमूल का 3 का वर्गमूल 3, 16 तिया 48 वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे त्रिभुज का, त्रिभुज एबीसी का एरिया यानी क्षेत्रफल, एरिया यानी क्षेत्रफल, ये आदेश देखो 48 वर्गमूल 3 ने 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। देखो इसको वर्ड्स में यानी शब्दों में देखो स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे भी लिखते हैं, यानी हिंदी में, ये तो इंग्लिश में है, हिंदी में ऐसे भी लिखते हैं वर्ग सेंटीमीटर, ऐसे भी लिखते हैं। ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, ये वर्ड में होगा, ये नंबर में है, ये शब्दों में है यानी वर्ड्स में है। इन शॉर्ट आंसर 48√3 आएगा, यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, 3 असंरेख बिंदुओं से मतलब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने वृत्त यानी हाउ मेनी सर्कल बनाए जा सकते हैं, ड्रॉ किए जा सकते हैं। केवल एक, ओनली वन, 2, 3, 2, 3 एंड 3 से अधिक, मोर देन 3, ग्रेटर देन 3। देखो सबसे यहाँ पर ये सारे इन असरे को समझना पड़ेगा, सारे इन असरे को समझना पड़ेगा, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर को समझना पड़ेगा, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर को समझना पड़ेगा। मतलब हमने सपोज एक लाइन खींचा, अब इस लाइन पर यानी रेखा पर मान लो कई सारे बिंदु है, कई सारे पॉइंट है, एक ही लाइन पर, एक ही रेखा पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या कॉल्ड करेंगे? देखो इसको हम कॉल्ड करेंगे कि बोलेंगे कि ये पॉइंट्स यानी बिंदु है, ये पॉइंट्स यानी बिंदु है, संरेख है यानी कॉलिनियर है, संरेख है यानी कॉलिनियर है। संरेख है मतलब एक ही रेखा पर के सभी बिंदुओं को, ऑल पॉइंट्स को संरेख बोलते हैं यानी कॉलिनियर बोलते हैं, संरेख बोलते हैं यानी कॉलिनियर बोलते हैं। और एक ही लाइन पर न हो तो सीधी सी बात है उल्टा असंरेख होगा, नॉन कॉलिनियर होगा। देखो यहाँ पर हमें 3 असंरेख बिंदु लेने हैं, 3 असंरेख बिंदु लेने, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स लेने, मतलब तीनों के तीनों पॉइंट, तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर नहीं होने चाहिए, एक ही रेखा पर नहीं होने चाहिए। देन देखो ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा होगा। देखो हमने एक ले लिया ट्रायंगल त्रिभुज, ट्रायंगल त्रिभुज, ट्रायंगल त्रिभुज। अब यहाँ पर हमने एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, तीसरा पॉइंट बिंदु यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये 2 पॉइंट है, ये इस लाइन पर है,
और ये थर्ड पॉइंट है, ये इस लाइन पर नहीं है, दूसरी लाइन पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों बिंदु असरेख, ये नॉन कॉलिनियर है, मतलब उल्टा एक ही लाइन पर नहीं है, एक ही रेखा पर नहीं है, यानी ये कॉलिनियर नहीं है, कॉलिनियर नहीं है, सरेखीय नहीं है। यहाँ पर दो बिंदु ही एक ही, सिर्फ दो बिंदु ही एक लाइन पर है। सिमिलरली इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो यहाँ पर इस लाइन के ऊपर ये दो बिंदु है, तो तीसरा बिंदु है ये इस लाइन पर नहीं है, मतलब तीनों बिंदु आपस में, इस सापेक्ष में, यानी एक दूसरे के हिसाब से ये तीनों बिंदु असरेख हो गया, नॉन कॉलिनियर हो गया। मतलब तीनों बिंदु एक ही लाइन पर नहीं है, भले ही दो बिंदु एक लाइन पर हो तो होगा तो कुछ बात नहीं है, मतलब दो बिंदु एक लाइन पर लेना पड़ेगा तभी सर्कल खींचा जाएगा, तभी हम सर्कल खींच सकते। सिमिलरली इसके हिसाब देखेंगे, ये दो बिंदु जो है ये लाइन पर है, पर तीसरा ये बिंदु इस लाइन पर नहीं है, मतलब तीनों बिंदु आपस में सरेख नहीं है, कॉलिनियर नहीं है, मतलब उल्टा असरेख है, नॉन कॉलिनियर है, नॉन कॉलिनियर है। मतलब हमें जो रिक्वायर्ड पॉइंट लेने थे वो ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। तो इसमें से हम मैक्सिमम कितने वृत्त खींच सकते हैं, मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा कितने वृत्त ड्रॉ कर सकते हैं वो हमें फाइंड करना है। तो सीधी सी बात है कि जाहिर सी बात है, तीनों बिंदु में से सिर्फ हम एक ही सर्कल यानी ऐसा एक ही वृत्त खींच सकते हैं, ऐसा एक ही वृत्त खींच सकते हैं, ओनली वन सर्कल ही खींच सकते। ये तीनों वर्टेक्स में से, तीनों शीर्षों में से पास होता हुआ, गुजरता हुआ एक ही सर्कल यानी एक ही वृत्त हम खींच सकते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको परिवृत्त बोलते हैं, सर्कम सर्कल बोलते हैं, आउटर सर्कल बोलते हैं, एक्सटर्नल सर्कल बोलते हैं। तो आंसर क्या आएगा, देखो आंसर यहाँ पर केवल एक आएगा, ओनली वन आएगा, जस्ट वन आएगा, जस्ट वन आएगा, यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।